Hello everyone, this is Shivani Misra welcoming you all on this beautiful platform that is AK Education Academic। तो आप लोग का स्वागत है AK Education Academic में। yes बच्चों, आज की ये जो क्लास है इसमें हम इवोल्यूशन का वन शॉट करेंगे, देखेंगे इसको क्रिस्प फॉर्म में कंसाइज वे में आज इवोल्यूशन को हम रिवाइज करेंगे। yes बच्चों, स्टार्ट करते हैं ये क्लास विदाउट एनी डिले। लेट्स बिगिन द क्लास। yes, आप जैसे देखते हो एवोल्यूशन का अगर आप वेटेज देखो तो यस जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जो कि सबसे हाईली वेटेज टॉपिक है, यानी कितने मार्क्स का है, दैट इज यस सबसे हाईली वेटेज टॉपिक है। और रिप्रोडक्शन 16 मार्क्स का है और यस ये 20 मार्क्स का है। तो आपको यहाँ से कितने मार्क्स ले जाने हैं, पूरे के पूरे मार्क्स ले जाने हैं। यस इसको हम करेंगे एवोल्यूशन को। एवोल्यूशन को देखते हैं, यहाँ पे पहले स्टार्ट करेंगे दैट इज विद द डेफिनेशन के साथ कि एवोल्यूशन क्या है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। यस जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन इसको आपको अच्छे से करके जाना है, जैसे हाईली वेटेज टॉपिक है तो इसको आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। तो यस बच्चों, जो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन क्या है, ये कोई सेकंड में होने वाली प्रोसेस नहीं है। इवोल्यूशन यानी कि ये ग्रेजुअली होने वाली प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है एंड मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इवोल्यूशन होने में, इवॉल्व होने में, राइट। तो इवोल्यूशन कैसी प्रोसेस है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इवोल्यूशन तो क्या कहोगे, दैट इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि ये कुछ सेकंड में, कुछ ऐसे मिनट में होने वाली प्रोसेस नहीं है। यस ये कैसी प्रोसेस है, दैट इज द ग्रेजुअल प्रोसेस, राइट एवरीवन। इवोल्यूशन क्या है, evolution is the gradual process. Evolution is the gradual प्रोसेस, यानी कि ग्रेजुअल का मतलब क्या होगा बच्चों, यानी कि धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है, दैट इज व्हाट, दैट इज द इवोल्यूशन। अगर हम बात करें इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की, What is the evolutionary biology? Evolutionary biology क्या है? Yes, यानी कि जब हम लाइफ फॉर्म की स्टडी करते हैं, the study of the life form is termed as what? That is the evolutionary biology. Evolutionary biology क्या होता है बच्चों? Evolutionary biology इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इज व्हाट, दैट मीन्स कि हम जब लाइफ फॉर्म की स्टडी करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, स्टडी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स is termed as evolutionary biology. I hope अभी आपको evolution समझ में आया होगा। जैसा मैं बोल रही कि आपको जस्ट इसको रिवाइज कराया जा रहा है, यस और आपने इसको डिटेल में करा है, ठीक है। यस अब हम देखते हैं बच्चों दैट ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई, इसके पीछे कौन सी थ्योरी आती है, इसके बारे में देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी कि 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले ओरिजिन हुई थी किसकी, दैट इज द यूनिवर्स की ओरिजिन हुई थी। यस अगर हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है दैट द स्टेलर डिस्टेंस। व्हाट इज द स्टेलर डिस्टेंस, स्टेलर डिस्टेंस क्या होता है, क्या आपको पता है स्टेलर डिस्टेंस क्या है? यस बच्चों, जो स्टेलर डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द स्टार और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्टेलर डिस्टेंस कहते हैं। यस तो स्टेलर डिस्टेंस क्या है, the distance between the earth and star is termed as stellar distance and yes इसको हम मेजर करते किसमें, that is in the light year में मेजर करते हैं। yes बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं, that is origin of universe यानी कि 20 billion years ago
ईयर्स अगो। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे स्टेलर डिस्टेंस की बात की गई है, स्टेलर डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द स्टेलर डिस्टेंस। तो यस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द स्टार इज टर्म्ड एज द स्टेलर डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे दिस इज द अर्थ, दिस इज द स्टार, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम मेजर करेंगे लाइट ईयर्स में, लाइट ईयर में, और इसको हम, इस डिस्टेंस को कहेंगे दैट इज द स्टेलर डिस्टेंस, स्टेलर डिस्टेंस, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये बातें समझ में आई सबको? सो यस, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि यस बिग बैंग थ्योरी आती है, एंड बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है, बिग बैंग थ्योरी ये बताती है दैट बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई है उसके बारे में कौन बताता है, बिग बैंग थ्योरी बताता है। सो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, इसको हम पढ़ते हैं। सो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, एज आई हैव टोल्ड यू। जैसे कि जब हमने इसे डिटेल में देखा तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या हुआ है, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ है, किसके अकॉर्डिंग, यानी कि बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, एक्सप्लोजन, ह्यूज एक्सप्लोजन जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल है। एंड यस, उसके बाद क्या होता है बच्चों, एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन, ठीक है। सो यस, यानी कि बिग बैंग थ्योरी ये बताती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, एंड सबसे पहले होता है दैट इज एक्सप्लोजन एंड द एक्सपेंशन। सो यू कैन, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, राइट, ये क्या बताता है, बिग बैंग थ्योरी ये बताता है दैट इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द origin of origin of universe, origin of universe, right everyone, the origin of universe ये बिग बैंग थ्योरी बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होता है दैट सबसे पहले हुआ ह्यूज एक्सप्लोजन, हुआ ह्यूज एक्सप्लोजन जो कि कैसा था, अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल। एंड फिर क्या होता है, एक्सपेंशन, राइट, इट लीड्स टू द, देन क्या होता है, दैट इज द एक्सपेंशन होता है। एंड इसके रिजल्ट में क्या हुआ, इसके रिजल्ट में क्या हुआ, दैट इज बिग बैंग थ्योरी, यानी कि एक्सप्लोजन और एक्सपेंशन के रिजल्ट में क्या होता है, ओरिजिन होती है किसकी, यूनिवर्स की ओरिजिन होती है। एंड यस बच्चों, यूनिवर्स की ओरिजिन हुई, एंड यस हमने ये भी पढ़ा दैट ये कैसे हुई, 20 बिलियन ईयर्स अगो, 20 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 20 billion years ago, and yes it comprises galaxies। और galaxies में क्या होते हैं, जैसे कि galaxies में क्या क्या होंगे, stars होंगे, clouds होंगे, डस्ट होते हैं। सो ये सब क्या होते हैं, गैलेक्सीज में होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यू कैन राइट दैट इट लीड्स टू द, इट, इसके रिजल्ट में होता है दैट इज, रिजल्ट में ओरिजिन होती है किसकी, ओरिजिन होती है यूनिवर्स की, यूनिवर्स की ओरिजिन होती है। एंड यस इट कंप्राइजेस गैलेक्सीज, कंप्राइजेस गैलेक्सीज, गैलेक्सीज। एंड गैलेक्सीज क्या कंटेन करता है बच्चों, ये हमने पढ़ा था दैट गैलेक्सी कंटेन करता है ये स्टार, स्टार, क्लाउड, डस्ट, गैस, ये सारी चीजें, डस्ट, गैस, ओके। एंड यस, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ की ओरिजिन कब हुई। सो अर्थ की ओरिजिन कब होती है, दैट इज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो दैट द ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, origin of earth, that is the 4.5
billion years ago, billion years ago, राइट एवरीवन। एंड यस, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम ये देखते हैं दैट जो यूनिवर्स है, यानी कि जब यूनिवर्स की एक्सपैंड हुआ, इस एक्सपेंशन के बाद क्या होता है, जब यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ तो इसके बाद के क्या इवेंट्स हुए, इसके बाद के इवेंट हुए, जो टेम्परेचर था बेटा, टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर केम डाउन, यानी कि टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा। टेम्परेचर कम हुआ तो फिर क्या हुआ, टेम्परेचर जब कम हुआ तो वहां से क्या हुआ, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस फॉर्म हुई। क्या हुआ, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस फॉर्म हुई। तो ये हमने ये कर लिया बेटा, यहाँ पे आप कर सकते हो मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर हो चुका है तो इसको आप सही कर लेना, मिल्की वे गैलेक्सी है, ये सब आप लोग को पता है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि दैट ये हमने पढ़ लिया कि यस, यानी कि बिग बैंग थ्योरी है, उसके रिजल्ट में आपने पढ़ा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड 20 बिलियन ईयर्स अगो टाइम लगा, 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले ये हुआ था। एंड द इट कंप्राइजेस यहाँ पे आप देख सकते हो, कंप्राइजेस क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज एंड गैलेक्सी स्टार्स, क्लाउड्स एंड गैस और डस्ट से मिलकर बनते हैं। एंड यहाँ पे आता है ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ की ओरिजिन हुई थी दैट इज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। एंड यस, यहाँ पे हमने ये कर लिया है, डन कर लिया, उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं दैट जब यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, आफ्टर द expansion of universe, आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स क्या क्या इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। इवेंट्स कौन कौन से हुए इसको हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे बेटा, जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर कैसा होने लगा, केम डाउन, टेम्परेचर कम होने लगा। एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम जो गैसेस है वो क्या हुई, फॉर्म्ड हुई, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड हुआ। गैसेस कैसे हुई, गैसेस कंडेंस्ड होने लगी, ठीक है। गैसेस कैसे थी, कंडेंस्ड होने लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैसेस condensed formed the galaxies of present day, formed the galaxies of the present day, सिंपल। तो यहाँ पे टेम्परेचर केम डाउन, टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म हुआ, गैसेस क्या हुई, गैसेस कंडेंस्ड हुई। एंड प्रेजेंट डे की जो गैलेक्सीज है वो क्या हुआ, फॉर्म हुआ, फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे, ठीक है। So events like temperature came down and क्या हुआ था, that is हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड। एंड उसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है दैट जो गैसेस हैं, गैसेस वो कैसी हुई, कंडेंस्ड हुई, गैसेस कंडेंस्ड हुई। एंड फिर क्या हुआ, दैट फॉर्म the present day galaxies, form the present day galaxy, ठीक है। यस, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ हाइपोथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या हाइपोथेसिस थी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो होता क्या बेटा, यानी कि इसमें जो आप एनसीईआरटी देखोगे, सो यस वहां पे मेंशन है दैट देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, क्या थे, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। एंड यस ऑन अर्ली अर्थ की बात की जाए, सो देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। क्या क्या चीजें थे, वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टेन मास जो कि क्या किया था, सरफेस को कवर किया था, ठीक है। तो सरफेस को मोल्टेन मास ने कवर किया था, तो वहां से क्या क्या रिलीज होता है, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, वाटर वेपर एंड मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड
अमोनिया, ठीक है। ओके एंड यस, जिसने कहाँ से रिलीज हो रहा था, फ्रॉम द मोल्टेन मास, जो कि कवर किया था किसको, सरफेस को कवर किया था, राइट। एंड यस, अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, ये जो वाटर है यानी कि सन से जो डायरेक्टली जो यूवी रेज आ रही थी, वो क्या किया, सन, देखो जब ओजोन लेयर फॉर्म नहीं थी उसके पहले क्या होगा, डायरेक्टली जो यूवी रेज आ रही थी तो वो क्या कर रहे थे, इसको स्प्लिट कर दे रहा था किसमें, H2 में एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। एंड फिर इसके बाद क्या हुआ, जब अमोनिया और मीथेन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे थे, सो कंबाइन होने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर कंटेंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो यस, यानी कि वाटर स्प्लिट होता है, तो कि यूवी रेज उसको स्प्लिट करता है किसमें, दैट इज H2 में एंड द ऑक्सीजन में। एंड यस, जो अमोनिया एंड दैट इज मीथेन, ये जब कंबाइंड होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, वाटर को फॉर्म करते हैं, एंड ये साथ में क्या बनाते हैं, कुछ अदर कंटेंट को भी फॉर्म करते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एंड यस, इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद क्या होता है, ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड, ओजोन लेयर बनी, द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड एंड एज इट कूल्ड, जैसे जैसे थोड़ा कूल होने लगा, फिर आगे क्या हुआ, जो वाटर वेपर थे बेटा, वाटर वेपर फेल एज द रेन, एंड वहां से जो ओशन थे, ओशन फॉर्म्ड हुए, ठीक है। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, ओजोन, ठीक है, O3 जिसको कहते हैं, was formed as it cooled the water vapor धीरे धीरे कैसे रेन के फॉर्म में आने लगा एंड उससे डिप्रेशन को फिल करना स्टार्ट किया, एंड यस क्या फॉर्म हुआ, ओशन फॉर्म हुआ, ओशन फॉर्म हुआ, ठीक है। सो यस, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने इस हाइपोथेसिस के बारे में डन कर लिया, क्या क्या हाइपोथेसिस थी इसके बारे में कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या पढ़ते हो बेटा, यानी कि लाइफ कब आई, लाइफ कब आई, तो उसके बारे में देखते हैं, दैट आफ्टर लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी कि जब अर्थ फॉर्म हुआ, अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स के बाद क्या फॉर्म हुआ, दैट इज लाइफ आई। इज दिस क्लियर? ठीक है, दैट इज 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये कुछ डेटाज हैं बेटा, इसको याद करना, डेटा को कुछ याद करके रखना है, दैट इज सबके ओरिजिन के बारे में याद रखना है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ है, ये सारी चीजें। सो यस, अब एवरीवन जितना भी है ये आपको रिवाइज कराया जा रहा है, अच्छे से इसको रिवाइज करिए, आपके बोर्ड होने वाले हैं, प्रॉपरली इसको रिवाइज करिए। आगे हम पढ़ते बेटा, आगे हम पढ़ते दैट ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज भी दी गई थी, ठीक है, कुछ थ्योरीज दी गई थी, क्या क्या वो थ्योरीज है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। थ्योरीज यानी कि जैसे कि थ्योरीज के बारे में जैसे कई सारे साइंटिस्ट आते हैं एंड साइंटिस्ट की जो अपनी ओपिनियन थी वो उसको हमें स्टडी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ढेर सारे साइंटिस्ट आते हैं, उनकी अलग अलग ओपिनियन थी, उनके क्या क्या ओपिनियन थे रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो इसके बारे में हम देखते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं और उनकी थ्योरीज क्या क्या थी और थ्योरीज कहती क्या है, इसको देखते हैं। सो थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे जो सबसे पहले थ्योरी हम पढ़ते हैं, दैट इज द थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन के बारे में पढ़ोगे एंड थ्योरी ऑफ द पैंसपर्मिया थ्योरी के बारे में पढ़ोगे, बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एवरीथिंग, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये सब आपने पढ़ा है, सब कुछ आपने पढ़ा है। बस बेटा जी आपको क्या कराया जा रहा है, रिवाइज कराया जा रहा है, क्रिस्प फॉर्म में रिवाइज किया जा रहा है और आप इसको प्रॉपरली रिवाइज करिए, ठीक है। सो यस, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बाय द फादर सॉरेज। फादर सॉरेज ने दिया था, राइट। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, जस्ट अ मिनट,
ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फादर सॉरेज ने, हाँ, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दिया था। स्पेशल क्रिएशन का मतलब क्या होता है, उन्होंने ये बताया दैट जो गॉड है, गॉड ने लाइफ को क्रिएट किया है, तो उसने मतलब स्पेशल क्रिएशन में हम यही मानते हैं, यानी कि उन साइंटिस्ट का मानना ये था दैट जो ये ओरिजिन हुई है लाइफ की वो कैसे हुई है, दैट इज द स्पेशल क्रिएशन का मतलब गॉड ने ये लाइफ बनाई है। ठीक है, तो यस ये इसका था थ्योरी, दैट इज द किसका, फादर सॉरेज ने ये बताया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट आते हैं साइंटिस्ट, दैट इज यहाँ पे आता है दैट इज द थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म क्या है, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म ये कहता है, यस इसको दिया था कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, दैट इज क्यूवियर ने दिया था। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, क्यूवियर ने दिया था। एंड यस ये क्या होता है, दैट इज द मास एक्सटिंक्शन होता है, देन गॉड अगेन क्रिएट द लाइफ। तो थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म क्या कहता है, जैसे एक मास एक्सटिंक्शन होगा लाइक अ प्रलय, ऐसे कुछ। कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब क्या होता है, यही ना, नेचुरल डिजास्टर, ये आएगा लाइफ को, फिर दोबारा से क्या होगी लाइफ, दोबारा से प्रलय के बाद, मास एक्सटिंक्शन के बाद दोबारा से लाइफ बनाई जाएगी, क्रिएट की जाएगी। ठीक है, सो देन गॉड अगेन क्रिएट लाइफ, उसके बाद गॉड फिर से लाइफ को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा है थ्योरी ऑफ द कैटास्ट्रोफिज्म। अब यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरी आती है, दैट इज द थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल भी कहा जाता है, इसको बोला जाता है, एंड इसको कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दैट इज द कॉस्मोजोइक थ्योरी। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या होता है, इट इज प्रपोज्ड बाय रिचर्ड एंड सपोर्टेड बाय स्वान आर्हिनियस। तो स्वान आर्हिनियस ने इसको सपोर्ट किया था और इसको प्रपोज किया था, किसने, रिचर्ड ने प्रपोज किया था इस थ्योरी को। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, दैट पैंस्पर्मिया मतलब होता है सीड एवरीवेयर, यानी कि सिंपल समझो कि क्या है, सीड से क्या हुई, दैट इज ओरिजिन हुई है, किसकी, लाइफ की ओरिजिन हुई है। सो यस पैंस्पर्मिया मींस सीड एवरीवेयर, द लाइफ comes from other planet in the form of seed or spores. Is this clear? यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे that is the panspermia theory. panspermia theory, that means seed everywhere, सीड एवरीवेयर, राइट। एंड जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो कहाँ से आई है, सीड और सीड या फिर जिसको हम कहते हैं स्पोर से लाइफ ओरिजिनेट हुई है। सिंपल आप समझो, सीड और इससे लाइफ ओरिजिनेट हुई है, स्पोर से ओरिजिनेट हुई है। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस क्या कहती है, द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, जिसको यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ऑटोजेनेसिस, ये सारी बातें यहाँ पे जो भी है इनको कहते हैं। एंड यस इसको प्रपोज किया था किसने, एरिस्टोटल ने। सो लाइफ अराइज फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो लाइफ कहाँ से राइज होती है, दैट इज डेड एंड डिकेइंग मैटर से लाइफ अराइज होती है। ऐसा कौन सी थ्योरी कहते हैं, दैट इज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब यहाँ पे हम पढ़ते बेटा दैट द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस यहाँ पे क्या होता है, यानी कि लुइस पाश्चर ने इसको दिया था, एंड इट इज सपोर्टेड बाय रेडाई एंड द स्प्लैंजेनी। रेडाई एंड स्प्लैंजेनी ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था, कौन सी थ्योरी को, दैट इज द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, एंड इसको दिया था लुइस पाश्चर ने। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, दैट लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि जो लाइफ आई है वो कहाँ से आई है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से लाइफ आई है। ठीक है, बट यस यहाँ पे आप समझो इस थ्योरी में क्या कहता है, इस थ्योरी में ये कहा जाता है दैट जो लाइफ है, लाइफ
comes from, let's take the slide. तो यहाँ पे स्लाइड लेके समझते हैं. Life comes from the pre-existing लाइफ, राइट. यानी कि जो लाइफ है वो कहाँ से आई है, वो कोई लाइफ पहले से एग्जिस्ट कर रही है, वहां से लाइफ आई है. ठीक है. बट ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी फेल थी ये एक्सप्लेन करने में दैट द ओरिजिन ऑफ लाइफ. लेकिन ये तो नहीं बता पाया ना कि ओरिजिन कैसे हुई है. अगर ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से लाइफ आई है, बट ये जो पहले की लाइफ थी वो कहाँ से आई, वो उसकी ओरिजिन कैसे हुई. तो यस, ये थ्योरी क्या थी, यस ये थ्योरी फेल थी टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ. अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज द केमिकल एवोल्यूशन के बारे में. केमिकल एवोल्यूशन क्या है इसके बारे में देखेंगे, एंड केमिकल एवोल्यूशन क्या कहता है. सो यस, केमिकल एवोल्यूशन यानी कि ओपेरन एंड हेल्डेन, जो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट अलग अलग इनका नेम, यानी कि ओपेरन जो कि रशियन साइंटिस्ट थे एंड हेल्डेन जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे. ठीक है. इन्होंने बताया दैट लाइफ कम्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. लाइफ कम्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. सो यस, क्या कहती है द केमिकल एवोल्यूशन और द कीमोसिंथेटिक थ्योरी, इसके बारे में देखते हैं. केमिकल एवोल्यूशन या फिर कीमोसिंथेटिक. केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है, केमिकल एवोल्यूशन एंड कीमोसिंथेटिक थ्योरी. कीमोसिंथेटिक थ्योरी. राइट. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट लाइफ कम्स फ्रॉम द, यानी कि कहाँ से आया, दैट इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया है. तो यहाँ पे आप देखो, दैट लाइफ कम्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. इसको सिंपली हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया, दैट लाइफ कम्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ओके. यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो केमिकल इवोल्यूशन था, सो केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए कौन से साइंटिस्ट आए, इनके बारे में देखते हैं. सो केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम था स्टैनले एंड मिलर. स्टैनले एंड मिलर, इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे आप ये सारे एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ था. सो यस बच्चों, आपको ये समझना है जो केमिकल इवोल्यूशन था, तो केमिकल इवोल्यूशन में ये बोला गया जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लेक्स जैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं. तो यानी कि उस थ्योरी को, केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी को प्रूफ करने के लिए जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नेम था स्टैनले मिलर. स्टैनले मिलर ने इसको प्रूफ किया. तो क्या बोला इसके बारे में हम देखते हैं. तो यस बच्चों, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोड है. ठीक है. स्पार्क, डिस्चार्ज, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज द, यस ये गैसेस है, मेथेन है, यहाँ पे NH3, अमोनिया, वाटर, H2, एंड यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है. अब यहाँ पे देख सकते हो वाटर ड्रॉपलेट, वाटर यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है. एंड यस, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या कंटेन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंटेन कर रहे हैं. एंड यस, यहाँ पे ये बताया गया दैट
formation of life was preceded by chemical evolution, that is the formation of diverse organic molecule from the inorganic constituent। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दैट जो डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनका फॉर्मेशन, the formation of diverse organic molecule, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहां से होता है, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो यस, इसको प्रूव करने के लिए जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है स्टैनले मिलर। स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया दैट इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। यस, अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट आते हैं कुछ एविडेंसेस की बात करते हैं। कुछ एविडेंसेस भी होंगे जो ये बताते हैं कि एवोल्यूशन होता है ना। जैसे हमने पढ़ा बेटा, अभी आपको ये क्लैरिटी लग गई होगी। फर्स्ट जब हमने डेफिनेशन स्टार्ट किया तब हमने पढ़ा कि एवोल्यूशन जो कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, या आपने पढ़ा, आपने अभी पढ़ा, आपने देखा होगा कि ये जो एवोल्यूशन हो रहा है ये कितना टाइम ले रहा है, कोई सेकेंड में नहीं होने वाली प्रोसेस है, मिनट में होने वाली प्रोसेस नहीं है, इट विल टेक टाइम, यानी कि बहुत टाइम लगते हैं, मिलियन एंड मिलियन ईयर्स लग जाते हैं एवोल्यूशन को होने में। यस, तो यस यहाँ पे आप देखोगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि कुछ एवोल्यूशन के एविडेंसेस के बारे में ये बात करेंगे दैट की एवोल्यूशन हुआ है, क्या क्या एविडेंसेस हैं। तो यस, यहाँ पे पहला जो एविडेंस आता है दैट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस ये बताता है दैट द एविडेंसेस फ्रॉम द फॉसिल, यानी कि ऐसे एविडेंसेस जो कि फॉसिल से आते हैं उनकी स्टडी किसमें की जाती है, पैलेंटोलॉजी, जो कि एक अलग ब्रांच है साइंस की। वहां पे हम बेसिकली किसकी स्टडी करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, दैट इज की फॉसिल्स की स्टडी करके जो एविडेंस मिले हैं, जो ये बताते हैं कि एवोल्यूशन हुए हैं, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो क्या होते हैं, लेट्स सी द paleontological evidences. So fossils are remains of hard parts of life forms found in the rocks, जो कि rocks में पाए जाते हैं। एंड जो फॉसिल की एज है, द एज ऑफ फॉसिल्स इज डिटरमाइंड बाय द रेडियोएक्टिव डेटिंग मेथड। रेडियोएक्टिव डेटिंग मेथड से हम फॉसिल की एज बता सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स, जो कि क्या बताते हैं, द जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में बताते हैं, इपोक्स, पीरियड एंड एरास, इसके बारे में भी करेंगे। ये भी हम देखेंगे क्या क्या होता है, ये एंड में है, इसको देखेंगे। एंड यहाँ पे आते हैं द रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट। रॉक्स क्या फॉर्म करते हैं, सेडिमेंट को फॉर्म करते हैं। एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो कि इंडिकेट करता है द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स को। तो यस, यहाँ तक हमने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में कर लिया है। आगे हम और भी एविडेंसेस के बारे में देखते हैं। सो यस, यहाँ पे आता है, नेक्स्ट आती है जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है बेटा, इसको आपको करना है दैट एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नेम था अर्नस्ट हैकेल। तो अर्नस्ट हैकेल ने क्या कहा, अर्नस्ट हैकेल ने ये बोला दैट एम्ब्रियोज ऑफ ऑल vertebrates including human develop a row of vestigial gill slit को develop करते हैं, but it is functional
ऑर्गन ओनली इन द फिश, बट इसको डिसअप्रूव किया गया। कौन से साइंटिस्ट ने डिसअप्रूव किया? उनका नेम था कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम एविडेंसेस के बारे में डील कर लेते हैं बेटा। दैट इज द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में, दैट इज व्हाट, यहाँ पे आप पढ़ोगे होमोलॉगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, एंड यस ये कौन से इवोल्यूशन यहाँ पे होता है, डाइवर्जेंट होता है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, तो देखते हैं। दैट इज द पैरामीटर है यहाँ पे, दैट इज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देखोगे जो होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं सिमिलर होते हैं बट डेवलप्ड along different direction due to adaptation to different needs, यानी कि इनका क्या होता है बेसिकली जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होगा एंड इनका जो फंक्शन होता है वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं यस यहाँ पे जो इवोल्यूशन होता है वो किस टाइप का होता है, दैट इज द डाइवर्जेंट टाइप का इवोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज एनालॉगस के बारे में। तो एनालॉगस में क्या होगा, एनालॉगस में होता है दैट इज जो इनका एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर नहीं होता है बट द फंक्शन इज सेम। फंक्शन कैसा होगा, दैट इज सिमिलर होगा एंड इट लीड्स टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया होमोलॉगस ऑर्गन एंड दैट इज द एनालॉगस ऑर्गन के बारे में कंप्लीट कर लिया। आगे हम देखते हैं यस बच्चों, चाहे तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, इसको आप याद कर सकते हो दैट इज द होमोलॉगस, होमोलॉगस, होमोलॉगस एंड एनालॉगस के बारे में। एनालॉगस तो यहाँ पे क्या होता है, इट लीड्स टू द डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड यहाँ पे क्या आता है दैट इज द कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा, यानी कि इनके फंक्शन कैसे होते हैं, इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट इज सिमिलर होता है, फंक्शन डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर नहीं होता है, यानी कि डिफरेंट होता है बट द फंक्शन कैसा होता है, दैट इज सिमिलर होता है। आगे हम देखते हैं बेटा, आगे आपकी एनसीईआरटी में जो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हो ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। सो यस यहाँ पे आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का कंसेप्ट, यानी कि बिस्टन बेटुलेरिया, जो इसका ये मौत है ना, इसका नेम है बिस्टन बेटुलेरिया बट ये आपके में मेंशन नहीं है बट यस। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसके पहले का कंसेप्ट, उसके पहले क्या इवेंट हुआ, जब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे आप देख सकते हो ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड कैसा है, ये लाइट बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड कैसा है, लाइट है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो वाइट विंग्ड मॉथ थे यहाँ पे आए, ठीक है, वाइट विंग्ड मॉथ एंड ब्लैक विंग्ड मॉथ, ठीक है। जो वाइट वाले थे, वाइट वाले की जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी और ब्लैक वाले की पॉपुलेशन कम थी, क्योंकि ये जो वाइट वाले थे जब प्रेडेटर आता था तो वो वाइट वाले को छुप जाते थे, क्योंकि पीछे क्या लगा हुआ था, लाइटें लगी हुई थी वाइट कलर की जो कि उसको छिपाने में हेल्प करती थी, राइट। एंड यस ये जो ब्लैक वाले थे वो ब्लैक वाले आसानी से दिख जाते थे, इसलिए प्रेडेटर उनको सबसे पहले क्या कर देते थे, प्रेडेटर उनका शिकार कर लेते थे, राइट। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वाइट वाले की, सो वाइट वाले की पॉपुलेशन ज्यादा थी एज कंपेयर टू द ब्लैक वाले की कंपैरिजन में, ठीक है। ये कब हुआ था, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले। अब पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये जो बैकग्राउंड था बेटा ये कैसा हो गया, बैकग्राउंड कैसा हो गया, डार्क हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो डार्क वाले मॉथ थे वो क्या हो गए, वो छुप गए, यानी कि वो सरवाइव कर गए, और जो वाइट वाले थे, वाइट वाले को प्रेडेटर सबसे पहले देखा और उसको उसकी जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई। सो यस ये क्या बताता है, नेचर के अकॉर्डिंग जिसने अपने आप को अडेप्ट किया वो क्या किया, वो सरवाइव किया, ठीक है। यस
तो यस, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, इसके बाद आता है दैट इज द एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। सो यस, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography habitat। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये जोग्राफिकल एरिया है एंड यहाँ पे एक जो कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर है, यहां से अलग अलग ओरिजिनेट हुए एंसेस्ट्रल फॉर्म, ठीक है। और यस, वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनमें क्या आ गए, चेंजेस आ गए, राइट। और यस, इट लीड्स टू द स्पीशिएशन, यहां से क्या हुआ, स्पीशिएशन हुआ, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज फॉर्मेशन, राइट। सो यस, ये क्या होता है, दैट इज द एडेप्टिव रेडिएशन। एंड एडेप्टिव रेडिएशन में, एंड आप एनसीईआरटी में देखोगे आपके जो एग्जाम्पल मेंशन है दैट इज गैलापागोस आइलैंड पे, आप जो कि डार्विन वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया था गैलापागोस आइलैंड पे, दैट इज द डार्विन फिंचेस, उनका नेम क्या दिया गया था, डार्विन फिंचेस। फिंचेस मींस क्या होती है, बर्ड होती है, स्मॉल ब्लैक बर्ड इवॉल्व फ्रॉम सीड ईटिंग बर्ड्स इन द गैलापागोस आइलैंड एंड ऑल्टर बीक अरोज इनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस, यानी कि हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसमें क्या हुए, वो बदलाव आए, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल थे कुछ किसके, एडेप्टिव रेडिएशन के। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आता है दैट इज द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस। सो अगेन आई एम सेइंग कि जस्ट अ रिवीजन, ये आपको अच्छे से याद करना है, रिकॉल करना है। एंड यस, नेक्स्ट आता है इसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या कहता है, इसमें कौन कौन सी थ्योरीज आई, इसके बारे में देखते हैं। सो यस बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इवोल्यूशन कितना इंटरेस्टिंग है। इससे बहुत सारी चीजें आपको सिर्फ स्टोरी के फॉर्म में याद करनी है। अगर आप स्टोरी के फॉर्म में याद कर लोगे कुछ चीजों को, तो जैसे थ्योरीज है, यूनिवर्स की ओरिजिन एंड ऑल, बिग बैंग थ्योरी, ये सब आपको एक स्टोरी लाइक लग रही होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप ऐसे याद करोगे, इंटरेस्ट है, तो ये आपको ये आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा एंड आप फुल मार्क्स ले लोगे इसमें। सो यस, आगे हम देखते हैं बेटा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज द लैमार्किज्म। लैमार्किज्म क्या कहता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लैमार्किज्म ये कहता है दैट यस, यहाँ पे द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लैमार्किज्म क्या है, ये बताता है इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में बताता है। तो यानी कि जिस कैरेक्टर को हम एक्वायर करते हैं वो इनहेरिट होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यस, तो यहाँ पे उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था, जिराफ के नेक का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे जैसे वो स्ट्रेच करते गए अपने नेक को, वैसे उस नेक की साइज इंक्रीज होती गई और वो आसानी से फिर पत्तियों को खाने लगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया था, द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, यानी कि यूज एंड डिसयूज के बारे में उन्होंने बताया था। सो यहाँ पे देखते हैं द लैमार्किज्म theory of inheritance of acquired character, and it states that evolution of life form occurred by inheritance of acquired character। तो ये बेटा आपको अच्छे से याद रखना है कि लैमार्किज्म किसके बारे में बात करता है, इनहेरिटेंस ऑफ द acquired character के बारे में बात करते हैं। सो यस, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर, अगर कहीं पे भी ये मेंशन है, ये आता है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने दिया था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज द लैमार्क ने। किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था, ठीक है। यस,
अब यहाँ पे क्या लिखा है, द acquired character develops by use and disuse of organs, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो अक्वायर्ड कैरेक्टर है वो डेवलप करता है क्या, बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स। बट ये होता क्या है, जैसे कि ये इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था यूज एंड डिसयूज थ्योरी का, तो ये कंसेप्ट को डिस्कार्ड करने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नेम है ऑगस्ट वेजमैन। उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म को दिया था। ये थ्योरी क्या कहती है, ये जस्ट मैं आपको बता दे रही सो दैट ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उन्होंने ये बोला था कि जब कुछ जर्म सेल्स में, यानी जो जैसे ओवा है एंड टेस्टिस, इसमें जो चेंजेस आते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं। जैसे कि इसको डिस्कार्ड करने के लिए उन्होंने एक माइस का एग्जाम्पल लिया। उन्होंने क्या किया, चूहे के टेल को कट किया, ठीक है, फिर वो उनको देखा कि क्या ये नेक्स्ट जनरेशन में कटी हुई टेल आती है, तो उस नेक्स्ट जनरेशन में ऐसी कटी हुई टेल नहीं देखने को मिला। एक बार और भी ट्राई किया, फिर अगेन उन्हें नहीं देखने को मिला। सो दिस थ्योरी प्रूव दैट कि जो चेंजेस होते हैं, अगर जर्म सेल में चेंजेस होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं, बट सोमैटिक सेल में जो चेंजेस होते हैं वो पास ऑन नहीं होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। सो दिस थ्योरी वाज डिस्कार्टेड बाय द ऑगस्ट वेजमैन, एंड द ऑगस्ट वेजमैन की जो थ्योरी थी दैट वाज द थ्योरी ऑफ द जर्म प्लाज्म, राइट एवरीवन। सो यस, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डार्विनिज्म की। डार्विन ने क्या बोला, डार्विन की क्या कंसेप्ट थे, उनके बारे में बात करते हैं, डार्विनिज्म के बारे में देखते हैं। सो यस एवरीवन, देखते हैं डार्विनिज्म का कंसेप्ट क्या है। सो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि जो भी नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर लेगा वो क्या करेगा, वो सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। सो जो डार्विन थे, डार्विन और एक और साइंटिस्ट जिनका नेम है एल्फ्रेड वॉलेस, वो दोनों एक सेम कंक्लूजन पे आते हैं। कैसे आते हैं, क्योंकि वो थॉमस माल्थस के उन्होंने ऐसे को पढ़ा था, दोनों लोगों ने पढ़ा था। ये तो ऐसे इंटरेस्टिंग हुआ ना कि दोनों का कंक्लूजन सेम कैसे आ सकता है। दोनों का कंक्लूजन सेम इसलिए आया क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा था, थॉमस माल्थस के ऐसे को रीड किया था, दैट्स व्हाई दोनों एक सेम कंक्लूजन पे आए। दोनों जो है थॉमस माल्थस की थ्योरी से क्या हुए थे, इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, राइट। सो यस, यहाँ पे हम करते हैं दैट इज द डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन अ सी वॉयस इन अ सेल शिप, जो HMS बीगल उनके शिप का नाम था। तो ये आप याद कर लेना इसको भी, HMS बीगल, ठीक है। और साइंटिस्ट के नेम भी आपको याद रखने हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, डार्विन, अल्फ्रेड वॉलेस, ठीक है। इनका कंक्लूजन सेम कंक्लूजन था दोनों का। क्यों था, क्योंकि ये थॉमस माल्थस से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। ठीक है, यस। और यहाँ पे मैं इसको भी ऐसे बॉक्स में कर देती हूँ, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, यस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये पढ़ा दैट जो डार्विन थे, डार्विन
ने, यानी कि जो उनकी थ्योरी थी डार्विनिज्म कहलाती है। एंड यस, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की भी बात हुई, ब्रांचिंग डिसेंट की बात हुई, एंड डार्विन एंड एल्फ्रेड वॉलेस दोनों सेम कंक्लूजन पे आते हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने थॉमस माल्थस के ऐसे को पढ़ा था। दोनों थॉमस माल्थस के काम से क्या थे? इन्फ्लुएंस थे। राइट एवरीवन। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है, डार्विन क्या कहते हैं एंड ह्यूगो डिवरीज क्या कहते हैं। जैसे कि डार्विन ने किसकी बात करी थी? डार्विन ने बात किया था वेरिएशन के बारे में। डार्विन ने किसकी बात की थी? वेरिएशन की बात की थी। वेयर एज ह्यूगो डिवरीज जो की बात करते हैं म्यूटेशन की। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे देखते हैं दैट इज डार्विन एंड ह्यूगो डिवरीज के बारे में। तो डार्विन एंड ह्यूगो डिवरीज ने क्या कहा? तो यस, डार्विन एंड ह्यूगो डिवरीज। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बात किया गया था, डार्विन ने बात किया था वेरिएशन के बारे में। किसके बारे में बात किया था? वेरिएशन के बारे में। एंड इन्होंने क्या बताया? स्मॉल होती है, डायरेक्शनल एंड ग्रेजुअल। वेयर एज म्यूटेशन, ह्यूगो डिवरीज ने बात करी थी म्यूटेशन की, जो कि लार्ज है, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस है। एंड ये कैसी प्रोसेस है? सडन होने वाली, अचानक से होने वाली प्रोसेस है। एंड यस, उन्होंने एक टर्म यूज किया था, किसने? ह्यूगो डिवरीज में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखना है, दैट इज द सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, दैट इज द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यस बच्चों, ये क्या कहती है? दैट इट स्टेट्स दैट द एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन are stable and constant from generation to generation in the absence of evolutionary forces। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे ये बोला गया है दैट द किसी पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कांस्टेंट होगी, स्टेबल होगी फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन वहां पे कंडीशन क्या है? लेकिन कंडीशन ये है कि अगर वहां पे कोई इवोल्यूशनरी फोर्सेस नहीं होने चाहिए। अगर वहां पे इवोल्यूशनरी फोर्सेस होंगे तो वहां पे क्या होगा? वहां पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। सो यस बच्चों, यहाँ पे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ये बताता है दैट द किसी पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी, द एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन remains constant from generation to generation if there is no evolutionary forces। अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा? जीन पूल भी कांस्टेंट होगा, जीन पूल भी कांस्टेंट होंगे। एंड यस, जिसको हम क्या कह सकते हैं? कॉल्ड द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। एंड यस, यहाँ पे P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है। P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 कब आएगा? जब वहां पे कोई इवोल्यूशनरी फोर्सेस नहीं लगे तो। सो यस, यानी कि जैसे हमने देख लिया A एंड स्मॉल a, P एंड Q फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील को जो बताता है, एंड P प्लस Q इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। कब? जब वहां पे कोई इवोल्यूशनरी फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। अगर इवोल्यूशनरी फोर्सेस लगेंगे तो वो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड यस, यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे हमने अलील के बारे में देखा, लेकिन यस ये कुछ कॉम्बिनेशन तो बता रहे होंगे, है ना, कुछ कॉम्बिनेशन को फॉर्म कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रेसेसिव। सो P स्क्वायर हो जाएगा, 2PQ हो जाएगा एंड Q स्क्वायर हो जाएगा। सो यस, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। एंड P प्लस Q का होल स्क्वायर, दैट इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन हुआ यहाँ पे। सो यस, यहाँ पे आप देख रहे हो कंडीशंस क्या होती है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल की। पॉपुलेशन शुड बी लार्ज, नो म्यूटेशन, random meeting and every individual should be reach their the reproductive age। ये कंडीशंस होनी चाहिए हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के लिए। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स
कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, म्यूटेशंस, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड यस म्यूटेशन, जीन माइग्रेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो कि कहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन में सडन चेंजेस, दीज ऑल द जेनेटिक, ये जो कि क्या होते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप अपनी एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है, सबके पास एनसीईआरटी है, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताता है। सो यस, ये क्या है, फर्स्ट वन इज द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्या है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, मीन को सिलेक्ट किया जाता है, मीन वैल्यू को सिलेक्ट किया जाता है, दैट इज व्हाट, ये होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, राइट, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो, यस ये क्या हो रहा है, किसी वन डायरेक्शन में जो पीक है वो शिफ्ट हो जा रही है, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। एंड यस, ऐसे सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन, यानी किसी भी एक स्ट्रीम को सिलेक्ट किया जाता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द डायरेक्शनल सिलेक्शन। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आता है, टू पीक्स यहाँ पे दिख रही है एंड मीन बीच में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, सो यस इसको हम बोलते हैं दैट इज द डिसरप्टिव सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो ये सब अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे हम देखते हैं दैट इज द ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, द ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की बात करें। सो यस बच्चों, यानी कि ये सारे जो कंसेप्ट है पीछे लिखे हुए, ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स की ओरिजिन कब हुई है। सो यूनिवर्स की ओरिजिन 20 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ की 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, लाइफ कब आई 4 बिलियन ईयर्स अगो एंड 500 मिलियन ईयर्स का इसमें डिफरेंस है। आरएनए जो कि क्या था, नॉन सेलुलर फॉर्म था एंड 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले देखा 3 बिलियन ईयर्स अगो, ये डेटा आपको याद रखना है। सेलुलर फॉर्म 2000 मिलियन ईयर्स अगो एंड ये सबसे पहले क्या हुआ, यानी कि जो कुछ ऐसे फॉर्म है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑक्सीजन को बना सकते हैं। एंड आगे फिर हमने क्या देखा कि यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर फॉर्म हुए, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर आए एंड यहाँ पे है दैट इज सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ किसका, इवोल्यूशन ऑफ द इनवर्टिब्रेट 500 मिलियन ईयर्स अगो एंड द इवोल्यूशन ऑफ जॉलेस फिशेस दैट इज 350 बिलियन ईयर्स अगो। इसको हम क्या कहते हैं, एग्नेथा कहते हैं, क्या कहते हैं, एग्नेथा। एंड कुछ प्लांट्स आए जो कि 320 मिलियन ईयर्स अगो। एंड यहाँ पे क्या होता है बेटा, यानी कि अगर हम यहीं पे देखें 350 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, यहाँ पे जो फिशेस थी, फिशेस ने वाटर को छोड़ के वो कहाँ पे चले गए, लैंड पर चले गए। एंड यहाँ पे आता है दैट इज द सीलोकैंथ, सीलोकैंथ यहाँ पे जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, उसको याद रखना है, एक एग्जाम्पल। एंड इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स की अगर बात करें, रेप्टाइल के इवोल्यूशन में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेप्टाइल का इवोल्यूशन होता है, द रेप्टाइल फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट एंड 200 मिलियन ईयर्स अगो ये कैसे थे, डोमिनेटेड थे, ये डेटा आपको याद रखना है। एंड इसके पास क्या था, थिक एग शेल होने के कारण ये डेसिकेशन को प्रिवेंट कर पा रहे थे, ठीक है। सो रेप्टाइल में कुछ आते जो वाटर डेवलिंग होते हैं एंड कुछ कैसे होते हैं जो लैंड पर होते हैं। तो वाटर डेवलिंग कैसे होते हैं, वाटर डेवलिंग राइट, इनका नेम क्या है, इक्थियोसॉरस, इनका नेम क्या है, इक्थियोसॉरस, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं अर्ली रेप्टाइल्स की। अर्ली रेप्टाइल्स में कौन कौन से आते हैं उसके बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट आता है दैट इज द सौरपसिड, सौरपसिड के बारे में, ठीक है, सौरपसिड एंड साइनेप्सिड। एंड इसमें आता है दैट इज द कैसे थे, थेकोडोंट, यहाँ पे देख रहे थेकोडोंट। एंड ये कैसे थे, एक्सटेंड कर गए। एंड यानी कि यहाँ पे फिर क्या आए थे, यहाँ से मॉडर्न रेप्टाइल ही आए थे, जैसे कि डायनासोर्स, क्रोकोडाइल, मॉडर्न बर्ड्स। एंड इसमें आते हैं पेलिकोसॉरस, थेराप्सिड, राइट।
पेलिकोसॉरस दैट इज क्या थे वो, जो कि यहाँ पे आप लिखा है एक्सटिंक्ट हो गए थे, एंड यहाँ पे थेराप्सिड दैट इज द मॉडर्न डे मैमल्स, मॉडर्न डे मैमल्स। So yes everyone, so yes आप यहाँ तक देख सकते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया, डन कर लिया। ओके ये सारी चीजें हमने डन कर ली है। यस यस एवरीवन, तो आप इस एवोल्यूशन को अच्छे से रिवाइज करिएगा प्रॉपरली, अच्छे से आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं बच्चों, प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपको एक प्लानिंग बना के पढ़ाई करने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप नहीं प्लान कर रहे हो, नहीं पढ़ाई सही से कर रहे हो, तो बहुत ही ये सिचुएशन सही नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। आपके प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, सारी चीज़ें होने वाली है। तो यस बच्चों, अच्छे से अपनी प्लानिंग बना के स्टडी करना स्टार्ट कर दो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, ओके बाय बाय।